हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाय जितेंद्र सर में। जैसा कि हमने अभी आपको पिछली वीडियो में जो लास्ट की वीडियो हमने पिछली आपको बताई है, उसमें हमने लॉस्ट स्प्रिंग, जैसा कि चैप्टर 2 है, लॉस्ट स्प्रिंग की समरी को हमने बताया था। और आइए बात करते हैं इसी लेसन के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। मैं पूरी तरह से आपको जो है इसको कन्वर्ट करके भी बता देता हूं, और इसलिए कन्वर्ट करता हूं, हालांकि जो है आपको इंग्लिश में ही आंसर देने हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे कि आपकी जो समझ में अच्छे से आ सके स्टूडेंट। ये हम आपके लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि आप अच्छे से अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर सको और बोर्ड जो है बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स पा सको। देखिए, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है कि इसमें यदि आप थोड़ी सी मेहनत भी कर लेंगे तो आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आइए बात करते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की। तो ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स। ये जो हम इंडिकेशन हर पेपर में जो हम चैप्टर कराते हैं उसमें देते रहते हैं। तो बात करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, वाई डिड एनी जंग आस्क साहिब अबाउट द स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहिब। यानी जो एनी जंग हैं वो साहिब से स्कूल के बारे में क्यों पूछती हैं और फिर उसका साहिब पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बात कर लेते हैं इसके आंसर की। एनी जंग आस्क्ड साहिब अबाउट स्कूल बिकॉज शी वांट्स टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडीज एट द offer of the author. Sahib immediately got ready to join the school, though the author offered him non seriously. ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं एनी जंग साहिब से क्यों पूछती हैं, क्योंकि साहिब जो है साहिब के जो स्कूल के प्रति क्या भाव है और जो है सी वांटेड टू नो, और वो जानना चाहती हैं, उसके आंतरिक जो इरादा है उसको जानना चाहती हैं। तो जब उससे स्कूल के बारे में कहती हैं तो साहिब रिगार्डिंग स्टडीज़ उसके बारे में जानना चाहती हैं। एट ऑफर ऑफ द ऑथर साहिब इमीडिएटली, और जैसे वहाँ उसको ऑफ़र दिया जाता है कि अगर आपको स्कूल जो है खोल दिया जाए तो आप क्या करेंगे, तो तुरंत उस पर जो इमीडिएटली गॉट रेडी, और तुरंत ही वो तैयार हो जाता है विद्यालय जाने के लिए, टू जॉइन द स्कूल। ठीक है, दो द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, जबकि किसी प्रकार की जो गंभीरता वाला जो प्रश्न जो है उन्होंने उसको नहीं बोला था कि हम आपके लिए स्कूल खोलेंगे। ये सिर्फ एक फन टाइप उन्होंने उससे बोला था। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड साहिब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, वॉट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। ठीक है, अब देखिए ये जो साहिब हैं और अन्य जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले, वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे। ठीक है, तो स्टूडेंट और फिर इसके बाद वो क्या अपना जो है बहाना बना देते थे। तो देखिए किस तरह से वो अपना बचाव कर लिया करते थे। इसका आंसर रहेगा साहिब एंड रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट्स देयर ट्रेडिशन टू वेंडर वेयर फुट एंड दे डिडंट लाइक टू वियर आल्सो। दे एक्सक्यूज्ड that their mother did not give them from the safe. तो स्टूडेंट्स, साहिब एंड रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज, देखिए साहिब और जो अन्य रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि उन्होंने उसको अपना जो नंगे पैरों रहने का, घूमने का एक ट्रेडिशन बताया था, परंपरा बताई थी। एंड दे डिडंट लाइक टू वियर आल्सो, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें पहनना चप्पल जो है पसंद नहीं है। दे एक्सक्यूज्ड दैट देयर मदर, और उन्होंने ये कारण भी बताया था। एक्सक्यूज मीन्स कारण होता है। उन्होंने ये कारण बताया कि उनकी जो माताजी हैं उनको उसमें से अटारी जो होती है, टाण जो होता है, उसमें से निकाल के उनको नहीं देती थी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, हाउ मैनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली, हाउ डिड दे सेटल देयर। ओके स्टूडेंट, देखिए तो इसका आंसर क्या है। इन सीमापुरी दिल्ली more than 10,000 rag pickers used to live. They have lived there for more than 30 years as they are squatters who came from Bangladesh in 1971.
ठीक है स्टूडेंट। तो सीमापुरी में कितने लोग रहते थे? करीब 10,000 लोगों से भी ज़्यादा जो रैगपिकर्स थे वो वहाँ रहा करते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर, यानी वहाँ रहते रहते कितने दिन हो गए? मोर देन 30 ईयर्स, 30 वर्ष से भी अधिक उनको वहाँ टाइम हो गया। जैसा कि वे सब कहाँ से आए थे? वो बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? 1971 में, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए थे स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं स्टूडेंट। आइए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। यानी जो गार्बेज था, यानी कूड़े का जो ढेर था, कूड़ा था, उनके लिए क्या अर्थ था, क्या मतलब था उसका कूड़े का बच्चों के लिए। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, और उन्हें कभी कभी इसमें क्या मिल जाता था। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। फॉर द चिल्ड्रन गार्बेज वाज रैप्ड इन वेंडर, यानी जो बच्चों के लिए जो कूड़ा था वो क्या था? रैप्ड कहते हैं लिपटा हुआ, यानी धन लिपटा हुआ, समझ लीजिए उसमें कोई धन उनको मिल गया हो। इन इट दे समटाइम्स फाउंड रुपीज़, ए रुपी, इवन अ 10 रुपीज़, ए नोट, एंड देयर फॉर दे डिडंट स्टॉप स्ट्रॉन्गिंग इन होप ऑफ द फाइंडिंग मोर। यानी उन बच्चों के लिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों के लिए जो गार्बेज था वो समझ लीजिए कि धन लिपटा हुआ उनके लिए पड़ा हो वहाँ पे। ठीक है, और उनको कभी कभी क्या मिलता था? 1 रुपया मिल जाता था, और इवन और कभी कभी उनको 10 रुपये का नोट भी मिल जाया करता था। और वे इसलिए काम किया करते थे क्योंकि उन्होंने काम को बंद नहीं किया, क्योंकि वो ज़्यादा पाने के चक्कर में रहते थे। जब कहा जाता है कि जैसे देखिए किसी को कोई भी किसी काम से लाभ हो रहा है तो उस काम को वो और अच्छा करेगा। इसी प्रकार से बच्चों के भी जो एक्साइटेड था पैसा ढूंढने का, काम करने का, वो जो है बढ़ गया था। तो इससे इनको पैसा मिलता था, इनको और लालच आ जाता था, तो ये काम किया करते थे उसी को। वाई डिड साहिब जॉइन द जॉब एट मिल्क बूथ, वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस। तो जो साहिब था उसने मिल्क बूथ, यानी दूध का जो दूध का बूथ था, जो दुकान थी, उस पर क्यों काम किया, क्यों ज्वाइन किया उसको। वाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, और उसको उसकी जो काम करता था उसके लिए उसे क्या दिया जाता था। तो स्टूडेंट देखेंगे इसका आंसर। आंसर नंबर 5 है, और ये लिखने का जो तरीका है आपका इसी तरह से आप लिखेंगे वहाँ भी। ठीक है, बोर्ड की जो एग्ज़ाम की कॉपी रहेगी आपकी इसी तरह से आपको लिखना है बहुत अच्छे से। साहिब जॉइन द मिल्क बूथ और टी स्टॉल हम कह सकते हैं इसको, बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी कहेंगे इसको, पॉवर्टी। देयर ही वाज पेड ₹8 एंड ऑल हिज मील्स, बट ही हैड टू वर्क हार्ड एंड बाउंडेडली देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। देखिए साहिब ने क्यों ज्वाइन किया उसको? पॉवर्टी का मतलब ये गरीबी के कारण उसने उस दुकान को, जो मिल्क बूथ थी, उसको ज्वाइन किया था। और वहाँ उसको क्या मिलता था? 800 रुपये उसको मिलते थे, और उसका जो ऑल हिज मील्स, जो उसका खाना होता था वो मिलता था। लेकिन जो काम था उसको बहुत ज़्यादा कठिन काम वहाँ कर सकता था, और वो बाउंडेडली मतलब कहते हैं कि सीमा के अंदर ही काम करना पड़ता था। जो मालिक उससे कहता था वो करना पड़ता था। किसी के घर दुकान पे कोई भी कार्य किया जाए तो मालिक कहता है वैसा ही करना पड़ता है। देयर बिकॉज ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और वो इस प्रकार से बहुत दिनों तक वो है अपनी मकान का कोई जो है अपनी दुकान का कोई मालिक नहीं बन सका, यानी उसकी स्वयं की दुकान वो नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। हु वॉज मुकेश, वेयर डिड ही बिलोंग, एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन। ठीक है स्टूडेंट, देखिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। मुकेश वॉज अ यंग बॉय बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फ्रॉम फिरोजाबाद। हिज एम्बिशन वॉज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली एज ही वॉन्टेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। यानी मुकेश कौन था? मुकेश जो है एक जवान लड़का, यानी कहाँ किसका? जो कि बेंगल मेकिंग फैमिली थी फिरोज़ाबाद की, वहाँ से किसी परिवार से था। और उसकी जो इच्छा रहती थी, महत्वाकांक्षा जो उसकी जो इच्छा रहती थी, उसकी जो लगन थी कहाँ थी? हिज एम्बिशियस वाज डिफरेंट, वो सबसे अलग थी बिल्कुल। जो उसकी इच्छा अपनी सबसे अलग थी, क्या थी? डिफरेंट
फ्रॉम हिज फैमिली, अपने जो परिवार था उससे अलग थी, क्योंकि वो जो है क्या चाहता था, एज ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, जबकि वो बिलोंग करता था एक बेंगल मेकिंग फैमिली से स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो मुकेश है, वो मुकेश जो है उसको कहानीकार को घर ले जाने के लिए क्यों उसने नेतृत्व किया और वहाँ पर कौन कौन थे उसके घर में। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे। चलिए, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम बिकॉज हिज हाउस वॉज बीइंग rebuilt and he wanted to show it to her. There were many members in the home as Mukesh's elder brother, his brother's wife, his father, grandmother and few animals. अब देखिए उसने क्यों नेतृत्व किया उसको ले जाने का घर, नैरेटर को, कथानक को, एनिजन को, क्योंकि वो जो उसका घर था ना वो दोबारा से बन रहा था। ठीक है, और इसके बाद वो चाहता था उसको दिखाना उस घर को। और उसके जो परिवार में मेंबर की बात करें तो देयर और मैनी मेंबर्स इन द फैमिली एज मुकेश एल्डर, उसके जो परिवार में अनेक फैमिली मेंबर थे, जैसा कि मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के बड़े भाई की पत्नी और उससे फादर, ग्रैंड मदर एंड फ्यू एनिमल्स भी उसमें थे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से जो मेंबर थे ह्यूमन बींग्स दो जो है वो थे 5 और एनिमल्स भी थे कुछ, इस तरह से उसके घर में रहा करते थे। तो स्टूडेंट देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई, यानी यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। ठीक है, ये किसने कहा था और क्यों कहा था, तो बात करते हैं चलिए इस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन के आंसर की। इट इज़ हिज कर्म मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, यानी यह है उसका भाग्य, उसका कर्म। तो इस तरह से बताया कि यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। ये जो कहा था ना, ये मुकेश की दादी जी ने कहा था, है ना। बिकॉज सी हैज़ वाच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, सी सेड दैट ए गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, है ना। इसने क्यों कहा था ऐसा, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा। क्यों अंधे होते हुए देखा, क्योंकि जब चूड़ियों की जो चमक होती थी, पॉलिश हुआ करती थी, उसकी जो धूल होती थी उससे उनकी आँखों में वो लगा करती थी। वो पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो शीशा होता था यानी कांच होता था उस जो चूड़ियों का, उससे उसके जो हस्बैंड थे वो अंधे हो गए थे। सी सेड दैट, और उसने ये भी कहा कि गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, जो भगवान ने हमारे लिए लिख रखा है उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ, वो चूड़ी जो किसका प्रतीक बताया गया है, किसका चिन्ह बताया गया है, यहाँ पर बताया जाता है, माना जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद के जितने बेंगल मेकर्स थे उनका क्या रोल रहा था, क्या भूमिका उन्होंने अपनी निभाई है। तो देखिए बात करते हैं इसके आंसर की। इसका आंसर रहेगा स्टूडेंट, द बेंगल्स सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। The Bengal maker of Firozabad produced the largest quantity of bangles in the country and export bangles to all over world। यानी देखिए बेंगल मेकर्स जो सिम्बलाइज बताया गया, बेंगल्स को जो सिम्बलाइज किया गया है, प्रतीक बताया गया है, वो भारतीय महिलाओं का सुहाग का प्रतीक बताया गया है चूड़ियों को। ठीक है स्टूडेंट, अब बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूस, अब इनकी भूमिका क्या रही थी, जो बेंगल मेकर्स थे यानी चूड़ी बनाने वाले थे फिरोजाबाद के जो लोग थे, वो बहुत ही बड़ी मात्रा में चूड़ियों को बनाते थे, उत्पादित करते थे। और इसके बाद जो है बेंगल्स इन कंट्री, अपने देश में, एंड
एक्सपोर्ट बेंगल्स टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, अपने देश में भी उसको निर्यात किया करते थे और वो दुनिया भर में पूरे देशों में यानी पूरी दुनिया में वहाँ की जो बनी हुई चूड़ी है फिरोजाबाद की वो जाया करती थी बाहर भी। तो इस प्रकार से उनकी भी भूमिका रही थी। तो स्टूडेंट चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। वाई कुड द बेंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative? What do they face if they do so? यानी जो एनी जंग हैं उनसे वो पूछती थी कि आप इसको जो अपना जो एक कमेटी क्यों नहीं बना लेते हैं या समिति क्यों नहीं बना लेते हैं, कोऑपरेटिव क्यों नहीं कर लेते हैं। तो इसमें बताया है क्वेश्चन कि वो जो बेंगल मेकर्स थे चूड़ी बनाने वाले, वो एक अपनी समिति क्यों नहीं बनाते थे स्वयं में, हैं। तो व्हाट डू दे फेस इफ़ दे डू सो, यदि वो ऐसा करते तो वो उन्हें किस चीज़ का सामना करना पड़ता। तो देखिए आंसर में क्या लिखा है स्टूडेंट, बात करते हैं। द बेंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज themselves into a cooperative because if they do so they are hauled up by the police, beaten and dragged to jail. They face the middleman and selfishhood. अब देखिए सेल्फहुड, द बेंगल मेकर्स कुडंट ऑर्गेनाइज, यानी बेंगल मेकर्स थे ना वो अपना जो है समिति नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे, इसके बाद में बताया क्योंकि वो अगर ऐसा करते तो वो जो है पुलिस के द्वारा घसीटे जाते, पीटे जाते और उनको जो है जेल में डाला जा सकता था और उनको जो है किसका सामना करना पड़ता था, जो है मिडल मैन जो होते थे और सेल्फिश जो स्वार्थी लोग होते थे उनके द्वारा भी उनको फेस करना पड़ता था कि वो उनको आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने 10 क्वेश्चंस के आंसर आपको करा दिए हैं। तो स्टूडेंट आपने वीडियो को देखा होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।